हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज वर्ल्ड। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 12 जिसमें हम बात कर रहे थे बचपन की कि काश ये जो बचपन का समय है ये यहीं ठहर जाए, ये आगे न भागे, हम बड़े नहीं हो। और इसी कविता को हमने पढ़ा और कविता को पढ़ने के बाद हमने इसके शब्दार्थ भी किए और मौखिक प्रश्न उत्तर किए। तो उम्मीद करती हूँ कि कविता तो आपको समझ आ गई होगी। आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं इस चैप्टर के लिखित क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं लिखित क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हमारा पहला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, कवि किन दिनों के ठहर जाने की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने कविता पढ़ी और आपने समझा भी इस कविता को, तो किन दिनों की ये बात कर रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। कवि किन दिनों के ठहर जाने की बात कर रहा है। ठहर जाना का मतलब होता है रुक जाना। तो किन दिनों की बात कर रहे हैं कि ये दिन यही ठहर जाए, ये दिन आगे नहीं जाए। तो कौन सा समय है वो? यस, वेरी गुड, वो समय है हमारा बचपन। तो आंसर हो जाएगा हमारा, कवि बचपन के दिनों के ठहर जाने की बात कर रहे हैं। मतलब कि ये जो बचपन है हमारा, ये बचपन हमारा हमारे पास ही रहे, अर्थात हम सदा बच्चे बने रहे, हम बड़े नहीं हो। ये कवि की इच्छा इसके अंदर दिखाई गई है कि कवि जो है वो बड़ा नहीं होना चाह रही है और वो अपने बचपन को रोक लेना चाहते हैं कि ये जो बचपन का समय है ये यहीं पर ठहर जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी कविता में किन किन जीव जंतुओं के नाम गिनाए हैं। तो आपने कविता पढ़ी है और हमने इस कविता में कई जीवों के नाम लिए, उन्हीं जीवों के नाम हमें यहाँ लिख देने हैं। तो प्रश्न हो जाएगा हमारा, कवि ने अपनी कविता में किन किन जीवों के नाम, तो उन जीवों के नाम जिनके इस कविता में आए हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। किन किन जीवों के नाम गिनाए हैं। तो कुत्ते, बछड़ा, है ना, ये नाम आए हैं जो बीच में, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। जीव का मतलब होता है कोई भी प्राणी जो सजीव है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, कवि ने तितली, गोरैया देखिए एक पक्षी होता है, एक बर्ड है, चिड़िया के जैसा होता है और इसके घोंसले बड़े सुंदर होते हैं। तो आप चाहे तो इसके घोंसले को एक बार सर्च करना, आपको YouTube पर मिल जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं ये कुत्ते, बछड़े, ठीक है। और इसके अलावा बिल्ली, मेंढक, इन सब जीवों की बात कवि ने इस कविता में की है। बिल्ली, मेंढक आदि जीवों की कवि ने तितली, गोरैया, कुत्ते, बछड़े, बिल्ली, मेंढक आदि जीवों के नाम इस कविता में गिनाए हैं। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर प्रश्न का उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बच्चों, लिखते समय आपकी राइटिंग का आपको खास ख्याल रखना है। राइटिंग आपकी बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि पतंग लूटने के लिए कवि क्या करते थे। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा हमारा, ऐसा करते हैं, इन दोनों का आप लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद फिर मैं ऊपर ही लिखूंगी, ठीक है। इन दो के बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर पहले इन दो प्रश्नों को लिखें, फिर आगे वीडियो देखें।
ताकि आपका कोई वर्ड कटे नहीं तो फिर आप लोग मिस्टेक करते हैं, जो वर्ड थोड़ा सा भी नीचे रह जाता है। प्रश्न नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 3 में पूछा, कवि पतंग लूटने के लिए कवि क्या करते थे? पतंग लूटने के लिए कवि क्या करते थे? तो लाइन आई थी इसमें कि पतंग जो लूटते थे तो शोर मचाते हुए, वो हुड़दंग मचाते हुए भागते थे। ये प्रश्न है कि कवि पतंग लूटने के लिए क्या करते थे। और मैंने आपको समझाया था कि पतंग लूटने के लिए हुड़दंग मचाते हुए, गलियों में शोर मचाते हुए कवि और कवि की टोली जो है वो पतंग लूटने के लिए दौड़ती थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा, पतंग लूटने के लिए कवि शोर मचाते हुए दौड़ते थे। पतंग लूटने के लिए कवि शोर मचाते हुए दौड़ते थे। अच्छा, इसमें जो लाइन आई है कविता में, वो लाइन आई है हुड़दंगी दौड़ लगाते थे। हुड़दंग का मतलब ही यही होता है, शैतानी करते हुए, दौड़ भाग करते हुए, चिल्लाते हुए भागना। ठीक है, तो इसका यही अर्थ होगा कि कवि जो है पतंग लूटने के लिए शोर मचाते हुए दौड़ते थे। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बरसात के दिनों को याद करते हुए कवि ने क्या कहा है? बरसात का तो बहुत बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि बरसात के दिनों में कैसे जानबूझकर बारिश के पानी में फिसल जाते थे, खूब बारिश के पानी में नहाते थे, यहाँ तक कि अपने बस्ते को भी भिगा लेते थे। इस तरह से बारिश के ऊपर कवि ने बहुत सारी पंक्तियां लिखी। उसी पर क्वेश्चन पूछा गया कि बरसात के दिनों को याद करते हुए कवि ने क्या कहा है। ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। बरसात के दिनों को याद करते हुए कवि ने क्या कहा है, कि किस तरह से कवि ने बरसात के दिनों को याद किया है। ठीक है, तो बहुत सारी लाइनें इसके अंदर आई हैं कि हम भीगते थे और जानबूझकर भीगना, इधर उधर फिसलना, बस्ते को भिगो लेना, ये सारी बातें हम इसमें लिखेंगे। तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर, कवि बरसात में जानबूझकर भीगना, बरसात में जानबूझकर भीगना, जानबूझकर भीगना, इधर उधर फिसलना, इधर उधर फिसलना, उसके बाद और बस्ता लेकर पानी में, और बस्ता लेकर पानी में गिर जाना। इन बातों को याद कर रहे हैं, इन बातों को याद कर रहे हैं कि कवि इन सब बातों को याद कर रहे हैं इस कविता में, कि किस तरह से हम लोग बरसात में जानबूझकर भीगते थे और फिर इधर उधर फिसलते और बस्ता लेकर पानी में गिर जाते थे। इस तरह से कवि ने ये सारी बातें जो है वो इस कविता में याद की है। अगला और अंतिम प्रश्न है, कवि कहानियां सुनने के लिए क्या करते थे? अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो लिखित प्रश्न उत्तर का अंतिम प्रश्न है, कवि कहानियां सुनने के लिए क्या करते थे? तो जैसा कि आप सभी करते हैं, वही कौन करते थे? वही कवि भी करते थे। जिद करते हैं ना कहानियां सुनने के लिए। यस, तो कवि भी कहानियां सुनने के लिए जिद करते थे।
पहले तो प्रश्न हो जाएगा हमारा, कवि कहानियां सुनने के लिए, कवि कहानियां सुनने के लिए क्या करते थे। आप सबने भी खूब बार जिद की होगी कि कहानी सुना दीजिए, है ना, चाहे वो दादा दादी से की हो, फिर या मम्मी पापा से की हो, या नानी के घर पे हो तो नानी नाना से की हो। इस तरीके से हर बच्चे की आदत होती है, कहानी सुनना उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो कभी भी कहानियां सुनने के लिए दादी माँ से जिद करते थे। आंसर हो जाएगा हमारा, कवि कहानियां सुनने के लिए, कहानियां सुनने के लिए दादी माँ से जिद करते थे, दादी माँ से जिद करते थे। ये हो गया हमारा अंतिम प्रश्न, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से कवि अपनी दादी माँ से कहानियां सुनाने की जिद करते थे। तो ये हो गए हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। अब हम चलते हैं इस बुक चैप्टर की बुक एक्सरसाइज की साइड, भाषा की दुनिया में। ये सब आप स्क्रीनशॉट लेकर बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में करेंगे, और लिखने के बाद एक बार चेक भी करेंगे ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना रहे। ठीक है, कई बच्चे बहुत मिस्टेक छोड़ रहे हैं बच्चों, तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है और सही सुंदर और अच्छा लिखना है। चलिए अब चलते हैं भाषा की दुनिया में। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 2 है, अनेकार्थी शब्दों का मिलान उनके दो दो अर्थों से मिलाइए। यहाँ कुछ अनेकार्थी शब्द दिए हैं, ये तो शब्द है, और यहाँ पर एक लाइन और ये दूसरी लाइन इस तरह से दी है। शब्द है पहला एक कीड़ा, और उसके बाद है सत्कार, उसके बाद है साधारण, साधारण के बाद अगला शब्द है लेकिन। अब कुछ शब्द, कुछ इनके अर्थ दिए हैं, दो दो अर्थ है, हमें दोनों से मिलान करना है। तो यहां दिया है आम, उसके बाद दिया पर, फिर खातिर, उसके बाद है पतंग, और अंतिम लाइन में के लिए, उसके बाद है एक फल, गुड्डी, और लास्ट हो जाता है पंख। अब देखिए इन्हें मिलाना है हमें, कैसे इनकी मैचिंग करेंगे। तो एक कीड़ा, पतंग क्या होता है, एक कीड़ा होता है बच्चों, पतंगा, ठीक है, तो ये हमने मैच कर दिया। उसके बाद है सत्कार, सत्कार का मतलब क्या होता है, किसी की खातिर करना, किसी की खातिर करना मतलब किसी की आवभगत करना, ये हो गया। साधारण होता है आम, जो सिंपल साधारण कॉमन जो पीपल होते हैं उनको हम कहते हैं आम लोग। ऐसे ही साधारण का मतलब हो गया आम, और लेकिन, लेकिन का मतलब हो गया पर। तो एक एक अर्थ तो इनका देखिए ये हो गया है। अब अगला देखते हैं, लेकिन का आपने एक और भी पढ़ा अभी अपने उसमें, तो लेकिन का हो जाएगा के लिए। तो इस पर से हम के लिए, या तो हम ऐसे कर देते हैं, इसको यहाँ मैच कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा लेकिन का एक अर्थ तो पर हो गया और एक हो गया के लिए। ठीक है, उसके बाद है साधारण, आम, आम हो गया एक फल, आम क्या हो गया एक फल। ऐसे ही पतंग हो गया, ये भाई हमने यहां कर दिया है के लिए, ये के लिए आपका आएगा पंख के, पर आएगा पंख के लिए। अब इनके हमें एक एक अर्थ और देखने हैं। तो आम तो एक फल हो गया, पर हो गया पंख, खातिर हो गया के लिए, और पतंग हो जाएगा आपका गुड्डी। इस तरह से ये होंगे मैच। देखिए एक कीड़ा क्या है पतंग, फिर सत्कार का मतलब खातिर हो गया, ऐसे ही साधारण हो गया आम, और लेकिन हो गया पर। अब इनके हमें अर्थ देखने हैं। तो आम हो गया एक फल, पर हो गया पंख, खातिर के लिए,
और पतंग हो गया गुड्डी। इस तरह से आप इन्हें मैच करेंगे। आप देख लीजिए किस तरह से मैच किया है, बड़े ही सावधानी से आप ये तो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है इन शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। वचन बदलने हैं हमें, एक वचन से बहुवचन बनाना है, और अगर बहुवचन होगा तो हम उसे किस में बदलेंगे, एक वचन में। तो पहला शब्द है तितली। तितली का हो जाएगा तितलियां। भाई एक तितली है तब तो तितली, और एक से ज्यादा हो गई तो क्या हो गया, तितलियां। फिर पतंग, ख पार्ट में पतंग शब्द है। पतंग कीड़े को कहते हैं, एक कीड़ा है तो पतंग, और एक से ज्यादा है तो पतंगे। उसके बाद है नदी, एक है तो नदी, और एक से ज्यादा है तो नदियां। उसके बाद गोरैया, गह पार्ट में जो शब्द है वो है गोरैया, गोरैया। बहुवचन बनाते समय जैसे चिड़िया में चिड़िया बनता है, ऐसे ही गोरैया में बन गया गोरैया। और अगला है कहानी। कहानी में कहानियां। मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ, जिन जिन शब्दों में बड़ी ई की मात्रा है वो बहुवचन बनाते समय छोटी ई की में कन्वर्ट हो जाएगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला है रानी, तो यह हो जाएगा रानिया। इस तरह से ये हो गए हमारे वचन बदलने वाले प्रश्न। अब हम चलते हैं लिंग बदलने वाले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, लिंग बदलो। प्रश्न नंबर 4, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। लिंग बदलना है। देखिए लिंग में हमसे पहला शब्द पूछा गया दादी, तो दादी का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दादा। ऐसे ही रानी हो जाएगा राजा। उसके बाद है माँ, पिता। इसे तो माँ का बाबा होना चाहिए, माँ बाबा, ठीक है। और घ हो जाएगा बछड़ा, तो बछड़ा का हो जाएगा बछड़ी, ठीक है। माँ का हम पिता इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि माता का पिता होता है, मम्मी का पापा होता है, तो माँ का क्या होगा, माँ का बाबा होगा। उसके बाद है अंतिम प्रश्न। देखिए जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, इस शब्द में संयुक्त व्यंजन आया है। संयुक्त व्यंजन जिसमें एक से ज्यादा व्यंजन हो, तो पर्वत, क्षण और बस्ता। क्या होगा इसमें से राइट आंसर? प्रश्न नंबर 5 में क में सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्षण। देखिए छ में क और श दो व्यंजन है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद नेक्स्ट है, इधर का विलोम शब्द पूछा है। सिंपल है, इधर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उधर। और अंतिम प्रश्न, इस वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा है। रेखांकित शब्द संज्ञा किसमें है? वह दौड़ लगाकर आया गया। दौड़ लगाकर यानी दौड़ना यहाँ पर क्रिया है। उसके बाद वह दौड़ रहा था और वह दौड़कर भाग गया। वह दौड़ लगाकर आ गया, वह दौड़ रहा था और वह दौड़कर भाग गया। इसमें से आ गया फर्स्ट में क्रिया है, लेकिन दौड़ शब्द जो है वो संज्ञा है, इसलिए इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन हम इसमें राइट करेंगे, वह दौड़ लगाकर आ गया। वह दौड़ लगाकर आ गया, तो लगाकर भी क्रिया है और आ गया भी क्रिया है, लेकिन दौड़ यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम था ये पल जाए यही शहर, ठीक है। और इसके कवि जो है वो है भगवती प्रसाद द्विवेदी। तो आपने ये कविता पढ़ी, कविता कैसी लगी, कैसा आपको ये चैप्टर लगा, ये आप मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस चैप्टर को साथ के साथ याद ही कर लेना। अब एक और इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज योर वीकली टेस्ट आर स्टार्टेड नाउ, सो यू विल लर्न नाउ chapter number 9 for coming Monday. I think that day will be your Hindi weekly test, so you will learn chapter 9 in your rough notebook by writing.
ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल वॉच द वीडियो, like the video and take care. Bye bye.